इस वीडियो में हम एक रिजल्ट डिराइव करेंगे कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं कन्फॉर्मल वार्ड आइडेंटिटी। नाउ वार्ड आइडेंटिटीज जो होती हैं वो ये करती हैं कि वो एक एन पॉइंट कोरिलेशन फंक्शन लेती हैं और उसको एक और एन पॉइंट कोरिलेशन फंक्शन के साथ रिलेट कर देती हैं। अब मैं बताऊंगा कि वो कौन से एन पॉइंट कोरिलेशन फंक्शंस हैं, लेकिन मैं चूंकि एज्यूम कर रहा हूँ कि यू नो क्वांटम फील्ड थ्योरी, तो मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ ऑब्वियसली कि यू नो कि व्हाट इज एन एन पॉइंट कोरिलेशन फंक्शन। एंड लेकिन मैं सिर्फ छोटा सा एक रिव्यू दे दूँ। एन पॉइंट कोरिलेशन फंक्शन जो है वो ये होता है कि आपके पास अगर एन फील्ड्स हैं तो कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में वो फील्ड्स जो हैं वो इस तरह की होंगी, और ये एन फील्ड्स हैं। सो एन, राइट। तो इनका कोरिलेशन फंक्शन जो है वो वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है इस प्रोडक्ट की, और ये जो प्रोडक्ट है ये टाइम ऑर्डर्ड होता है, जिसका मतलब ये है, टाइम ऑर्डरिंग का मतलब ये होता है कि जिस ऑपरेटर का टाइम कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा है वो सबसे लेफ्ट पर आएगा, और उससे कम टाइम कोऑर्डिनेट वाला उसके राइट पे, और उससे कम टाइम कोऑर्डिनेट वाला उसके राइट पे, यानी कि जितना बड़ा टाइम कोऑर्डिनेट होगा उतनी लेफ्ट पर आएगा। लेकिन हमारे इस केस में टाइम तो है नहीं, लेकिन आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि हमने आई थिंक कुछ वीडियोस पहले देखा था कि ये रेडियल क्वांटाइजेशन के अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें हमने ये देखा था कि जो हैमिल्टोनियन था वो था एल नॉट प्लस एल नॉट प्राइम। वो इसलिए था क्योंकि ये दरअसल रेडियल डायरेक्शन में ट्रांसलेशंस को जनरेट करता है, ठीक है। ये हमने देखा था पिछले कुछ वीडियोस में, और मैंने ये मोटिवेट किया था इस फैक्ट को कि ये जो है ये हैमिल्टोनियन है बिकॉज ये आर ट्रांसलेशंस को जनरेट करता है। आर का मतलब है रेडियल डायरेक्शन। इसका मतलब है कि हमारे इस केस में जो टाइम है दैट्स एक्चुअली द रेडियल डायरेक्शन। तो हमारे इस केस में रेडियल रेडियल क्वांटाइजेशन के केस में टाइम का मतलब है रेडियल डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि टाइम ऑर्डरिंग का मतलब है कि जिस ऑपरेटर का या जिस फील्ड का रेडियल कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा है वो सबसे लेफ्ट पर आएगी। ये मतलब है टाइम ऑर्डरिंग का। तो इसको आप रेडियल ऑर्डरिंग भी कह सकते हो एक तरह से, ठीक है। ओके, तो अब कन्फॉर्मल वायर आइडेंटिटी क्या करेगी, वो ये करेगी कि वो इस कोरिलेशन फंक्शन को जो कि मैंने लिखा हुआ है, जिसमें फाइव तमाम के तमाम फाइव जो हैं ये प्राइमरी फील्ड्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये फाइव जे, जे का मतलब है कोई भी जे 1 से लेकर n तक इज अ प्राइमरी फील्ड, ठीक है। तो वो इस कोरिलेशन फंक्शन को कोरिलेट करेगी इस कोरिलेशन फंक्शन के साथ, जहाँ पे इसमें एक टी ऑफ जी भी एंटर हो गया है, और बाकी तमाम जो हैं वो ऐसी ही हैं जैसे वो थी पहले एंट्रीज। गुड। तो इस रिलेशन को हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, बहुत सिंपल है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करेंगे इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करने से। तो ये कॉन्टूर जीरो पे है अभी, ठीक है। सो एप्सिलॉन जी टाइम्स टी ऑफ जी टाइम्स ये तमाम के तमाम ये साथ ही आएंगे इसके, लेकिन मैं बस जगह कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, से लेकर एन, सॉरी एन डब्ल्यू एन यहाँ तक, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये कॉन्टूर जो है ये कैसा दिखेगा, राइट, ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो हमें हमें ये याद करने की ज़रूरत है कि हम जो हैं वो कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं, और मैंने जब हम बात कर रहे थे फाइनाइट कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस की, जो मोबियस ग्रुप है, काफ़ी वीडियोस पहले मोबियस जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनकी, तो वहाँ पे मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप इन्फिनिटी को भी इंक्लूड करना चाहते हो अपनी थ्योरी में, जो कि हम करते हैं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस में, तो आप ये कर सकते हो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रीमान स्फेयर। ये मैंने बात की भी है इसकी, आप वो वीडियोस निकाल के देख सकते हो पीछे वाली। और रीमान स्फेयर पे क्या होता है कि ये जो तमाम के तमाम जो वो कन्फर्म कॉम्प्लेक्स प्लेन है वो एक स्फेयर के ऊपर मैप हो जाता है, और जो पॉइंट एट इन्फिनिटी, जो पॉइंट जितने भी इन्फिनिटी पे पॉइंट्स हैं वो एक पॉइंट पे मैप होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट पॉइंट एट इन्फिनिटी, नॉट पॉइंट्स, ठीक है। तो इफेक्टिवली हम एक स्फेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ एक रिमाइंडर दे रहा हूँ आपको।
क्योंकि बाद में इंपॉर्टेंट हो सकती है डिटेल। ओके, तो ये जो कॉन्टूर है, ये कैसा कॉन्टूर है ये मैं बताने लगा हूँ। तो सपोज करो कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो एन पॉइंट्स हैं W1 से लेकर WN तक, ये इस तरह से हैं स्फेयर के ऊपर। एन पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं 5 बना देता हूँ, और ये स्फेयर के ऊपर हैं पॉइंट्स। अब चूंकि ये जो टी ऑफ सी है ये सबसे लेफ्ट पे है, इसका मतलब है कि ये जो जी होना चाहिए उसका रेडियल कोऑर्डिनेट सब इन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि W1 से WN तक, क्योंकि रेडियल ऑर्डरिंग है हमारे पास। तो वो कॉन्टूर जो है वो कुछ इस तरह होगा कि वो इन सबको अपने अंदर लपेट सकता है। ठीक है, ये कॉन्टूर है सी ऑफ जी, सॉरी सी ऑफ जी कह रहा हूँ, सी ऑफ जीरो। ठीक है, जीरो का मतलब है कि कहीं ओरिजिन है, सपोज करो यहाँ ओरिजिन है तो उसके इर्द गिर्द है, ये मतलब है सिर्फ इस चीज़ का। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब के सब इन पॉइंट्स को, यानी कि W1 से लेकर जितने भी हैं WN तक, सपोज करो ये WN है, ठीक है, इन सबको अपने अंदर रखता है। अब हम इस कॉन्टूर को डिफॉर्म करेंगे, और डिफॉर्म इस तरह से करेंगे कि मैं डिफॉर्मेशन वाला जो कॉन्टूर है वो यहाँ पे बना रहा हूँ रेड से, कि वो इन तमाम बल्कि एक मिनट रुको, इन तमाम को अपने अंदर इस तरह समझेगा कि सर्कल हर एक के इर्द गिर्द बना देगा ऐसे, और बाकी जितनी भी जगह हैं वहाँ पे ये इस तरह से ओवरलैप करेगा। ये ओवरलैप करेगा, लेकिन मैंने इसको इस तरह से इसलिए दिखाया है ताकि नज़र आ सके कि आने वाला रास्ता कौन सा है और जाने वाला रास्ता कौन सा है। ठीक है, ये आप हमेशा इस तरह से डिफॉर्म कर सकते हो इस कॉन्टूर को। और ये डिफॉर्मेशन के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि किसी भी पॉइंट को आपने क्रॉस नहीं करना, तो किसी भी पॉइंट के अंदर से नहीं जा सकता ये कॉन्टूर। और मैंने ऐसे ही किया, मैंने किसी पॉइंट के अंदर से लेके नहीं गया इस कॉन्टूर को, बस डिफॉर्म इस तरह किया है कि हर पॉइंट के इर्द गिर्द सर्कल बन गया है, और बाकी जितनी भी जगह हैं वहाँ पे ये आने वाला और जाने वाला जो है उस रास्ते पे तमाम इंटेग्रल को कैंसिल कर देगा, बिकॉज आने वाला रास्ता भी वही है, जाने वाला रास्ता भी वही है, तो उस पर इंटेग्रल कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ इंटेग्रल बचेगा इन सर्कल्स के ऊपर, जितने भी सर्कल्स हैं। ठीक है, और हर सर्कल में जो कंट्रीब्यूशन होगी वो एक अलग से कंट्रीब्यूशन आएगी। इसका मतलब है कि एट द एंड जो कंट्रीब्यूशन आएगी वो इस तरह आएगी, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल और n सर्कल्स तक। ठीक है, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि डिफॉर्मेशन कैसे हो रही है इसमें। ओके, तो ये जब डिफॉर्मेशन होगी तो उसमें n कॉन्ट्रीब्यूशंस आएंगी, हर सर्कल से एक कॉन्ट्रीब्यूशन आएगी n तक। और सपोज करो कि अगर मैं jth सर्कल की कॉन्ट्रीब्यूशन लिखूं, तो वो jth सर्कल जो है वो WJ और WJ बार जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उसके इर्द गिर्द होगा। तो ये सपोज करो कि वो फील्ड जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है WJ एंड WJ बार, और होते 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 इस तरह WN, बल्कि मैंने जगह कम दी है यहाँ पे, होते होते इस तरह WN वाली फील्ड तक चला जाएगा। तो अब ये जो T था वो कहाँ गया, वो इस फील्ड के साथ हम लिख सकते हैं DZ 2πi TZ, और एप्सिलॉन जी भी मैं यहीं लिख देता हूँ साथ में। और ये जो कॉन्टूर है जो कि अब सर्कल बन गया है उस पॉइंट के इर्द गिर्द जिसके कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के इर्द गिर्द जिसके कोऑर्डिनेट्स WJ एंड WJ बाहर हैं, तो अब यहाँ पे कॉन्टूर जो होगा वो होगा CWJ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, गुड। तो अब ये जो यहाँ पे ये इंटेग्रल है इसकी वैल्यू क्या है ये हम कैलकुलेट करते हैं, इसको अलग से निकाल लेते हैं। तो ये जो इंटेग्रल है ये है इस तरह से कि TZ phi j WJ। अब अगर आप गौर से देखो तो ये कुछ भी नहीं है सिवाय इस चीज़ के रेसिड्यू ऑफ TZ टाइम्स दिस। ठीक है, और ये जो है ये हमने देखा था कि ये रेसिड्यू जो है ये दरअसल इक्वल था वेरिएशन ऑफ द फील्ड के, ये हम पहले ही रिजल्ट देख चुके हैं। तो ये वेरिएशन ऑफ द फील्ड के इक्वल है। ठीक है, वेरिएशन किस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर कि WJ गोज टू WJ प्लस एप्सिलॉन W। ठीक है, ओके। अब चूंकि फाई जो है वो एक प्राइमरी फील्ड है, तो इसकी जो वेरिएशन है वो हमें पहले से पता है। इसकी वेरिएशन है, ये हमने कैलकुलेट की हुई है पहले,
इसकी वेरिएशन होगी h टाइम्स पार्शल ऑफ एप्सिलॉन टाइम्स द फील्ड। ये इसका मतलब ये है कि पार्शल एप्सिलॉन डिवाइड बाय पार्शल पार्शल एप्सिलॉन बाय पार्शल डब्ल्यू जे, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू जे, ये मतलब है इसका। और इसमें एक और टर्म भी आएगी जो कि है पार्शल फाई, अगेन ये डब्ल्यू जे के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, टाइम्स एप्सिलॉन डब्ल्यू जे। तो ये हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है कई वीडियोस पहले कि एक प्राइमरी फील्ड के लिए जो वेरिएशन होती है वो क्या होती है, हमें पता है कि वो ये है। अच्छा, अब हमने एक काम करना है, और वो ये है कि चूंकि ये सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे इक्वल होना है इसके, तो हमने जो भी रिजल्ट आएगा उसको इस तरह लिखना है कि उसमें एक ये इंटीग्रेशन आए, यानी कि उसमें कॉन्टूर भी ये वाला होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, और साथ में एप्सिलॉन जे भी एप्सिलॉन जी भी किसी तरह आना चाहिए उसमें। तो उसको लाने का एक तरीका है, बहुत सिंपल है, और वो ये है कि हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे। सो उसमें आप ये देखो कि ये जो है सॉरी कि ये जो है एप्सिलॉन डब्ल्यू जे, ये क्या है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला को अगर मैं यूज़ करूं तो ये इक्वल होना चाहिए इसके कि कॉन्टूर अबाउट सी जे टाइम्स एप्सिलॉन जी डिवाइडेड बाय जी माइनस दिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरीके से मैं इस चीज़ को अगर लूँ तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एप्सिलॉन, इसमें भी मैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, तो ये बनेगा टी जी, अगेन कॉन्टूर इसके इर्द गिर्द, टाइम्स दिस थिंग स्क्वायर। ठीक है, तो ये अभी तक हो गया काम। अब इसको मैं अगर यूज़ करूँ तो ये बनता है, ये जो रेड में लिखा हुआ है, सॉरी रेड में ये सब कुछ जो लिखा हुआ है ये बनता है कुछ यूँ कि डी जी टाइम्स एच पार्शल एप्सिलॉन जी डिवाइडेड बाय जी माइनस डब्ल्यू जे स्क्वायर्ड टाइम्स, वो फील्ड भी थी वहाँ पे, बल्कि फील्ड को बाहर लिख लेता हूँ मैं, इट्स फाइन, प्लस ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन के लिए ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, सॉरी, तो ये बनेगा, ये जो इंटीग्रेशन है इसको बाहर निकाल लेते हैं, वो पहली बाहर है बल्कि, राइट। उसके साथ ये जो डेरिवेटिव आ रहा है जो कि एक्ट करेगा फाई पे, तो मैं डेरिवेटिव यहाँ यूँ लिख लेता हूँ, और फाई बाहर है, वो मैं जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी तक जो था जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, जो कि ये सब कुछ था। ठीक है, तो हाँ, अब हम ये करेंगे कि हम इस सब एक्सप्रेशन को जो हमने अभी तक कैलकुलेट कर लिया है, इसको लिखेंगे ऊपर जहाँ पे हमने ये वेरिएशन देखी थी, ये वाली वेरिएशन, और हम ये देख सकते हैं कि चूंकि ये इस नीचे वाले एक्सप्रेशन में अ, ये जो फाई है इसको हमने बार इसलिए लिखा है कि हम इसको आराम से इसके अंदर लिख सकें, कोरिलेशन फंक्शन के अंदर, और ये जो बाकी सब कुछ है ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये सब कुछ, इसको हम कोरिलेशन फंक्शन से बाहर ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि अगर मैं इस कॉन्टूर को देखूँ तो ये कॉन्टूर जो है ये डब्ल्यू जे के इर्द गिर्द एक सर्कल के ऊपर सिर्फ क्या कहते हैं वो कर रहा है इंटीग्रेशन। अगर मैं यही चीज़, ये जो दो यहाँ पे एक्सप्रेशंस हैं, इनके लिए ये चीज़ कैलकुलेट करूँ, सो फॉर एग्जांपल अगर ये जो पहले वाला एक्सप्रेशन है उसमें, लेकिन अब जो कॉन्टूर है वो डब्ल्यू जे के अलावा किसी और पॉइंट के इर्द गिर्द एक सर्कल है, तो वो है सपोज करो डब्ल्यू एल, तो ये हमें ज़ीरो देगा, ये हमें पता है कि ये ज़ीरो ही आना चाहिए, बिकॉज ये एक होलोमॉर्फिक फंक्शन होगा उस कॉन्टूर के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी पॉइंट्स के इर्द सर्कल्स हैं उसमें ये वाली जो टर्म है या फिर ये वाली जो टर्म है, ये दोनों टर्म्स सिर्फ डब्ल्यू जे के इर्द गिर्द काउंटर पे नॉन जीरो रिजल्ट देंगी, अदरवाइज ये जीरो रिजल्ट देंगी। तो आप दो बाकी जो सर्कल्स हैं उनके ऊपर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज वो तो जीरो है।
लेकिन अगर आप तमाम सर्कल्स की कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड करो तो जैसे कि हमने देखा था पहले कि वो जो तमाम सर्कल्स जो हैं पॉइंट्स के इर्द गिर्द वो डिफॉर्म होकर एक बड़ा कॉन्टूर बन जाते हैं, जो कि तमाम के तमाम पॉइंट्स को अपने अंदर लपेट लेता है, जो कि एक्चुअल काउंटर था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस कॉन्टूर को C0 कर सकता हूँ। तो हमारा वो मकसद जो है वो अचीव हो गया कि हमने C0 काउंटर भी लेकर आ गए हैं, Z के ऊपर इंटीग्रेशन भी लेकर आ गए हैं, और ये एप्सिलॉन Z भी लेकर आ गए हैं दोनों के अंदर। तो हम एक काम करते हैं कि एप्सिलॉन Z को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, और इसको यूँ लिख लेते हैं कि H डिवाइडेड बाय Z माइनस WJ स्क्वायर, और एप्सिलॉन Z यहाँ से भी बाहर निकल जाएगा तो 1 रह जाएगा। अब मैं इस एक्सप्रेशन को रख देता हूँ इसकी जगह, इस सब की जगह, तो और सिर्फ फाई को अंदर रखूंगा, बाकी सब कुछ बाहर ले जाऊंगा। तो कुछ यूं बनेगा कि समेशन ऑन J फ्रॉम 1 to N टाइम्स H स्क्वायर्ड प्लस लाइक दिस थिंग, और ये एक्ट करेगा इस पे फाई 1 W1 बार आई एम सॉरी से लेकर फाई N W N WN बार तक। और एक चीज़ में जो कि मैंने ऐड नहीं की वो है ऑब्वियसली ये वाली इंटीग्रेशन, और साथ में एप्सिलॉन Z भी आएगा, और साथ में ये कॉन्टूर भी आएगा। तो ये जो अब इंटीग्रेशन मैंने लिखी है ये सब कुछ ये इक्वल होना चाहिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसके, यानी कि अगर मैं देखूँ तो वो ये है। तो आप देख सकते हो कि इसमें भी एक इंटीग्रेशन है, सेम चीज़ सेम तरह की बिल्कुल, और इसमें भी एक एप्सिलॉन है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को, चूंकि ये इक्वल हैं, तो मैं इन दोनों को इस तरह लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ओवर Z 2 pi I times epsilon times this whole correlation function से लेकर n n n, ये इक्वल है अगेन ये इंटीग्रेशन टाइम्स summation J goes from 1 to N times sorry times H divided by Z minus Vj square plus this thing times phi sorry like this। अब ये दोनों इंटीग्रेशंस चूंकि सेम है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो दिस थिंग माइनस माइनस दिस थिंग, तो मैं एक इंटेग्रल लिख रहा हूँ अब सिर्फ, और ये सब कुछ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं एक ही चीज़ में लिख रहा हूँ, एंड दिस शुड बी ज़ीरो। ठीक है, तो अब एक इंटीग्रेशन है सिर्फ, इसका मतलब है कि देयर इज सम स्ट्रक्चर लाइक दिस, इस तरह का स्ट्रक्चर है कुछ टाइम्स दिस, और यहाँ पे इतना बड़ा जो ब्रैकेट है दैट समथिंग इज ज़ीरो। बट ये आर्बिट्ररी वेरिएशन के लिए ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे ई जो है वो एप्सिलॉन जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हमें याद है कि एप्सिलॉन जो है वो उसकी क्या फॉर्म होनी चाहिए थी जब हमने लिखा था जी की जब हमने जी की ट्रांसफॉर्मेशन लिखी थी तो हमने कहा था कि जी गोज टू जी प्राइम, और दैट वाज जी प्लस एप्सिलॉन जी, और ये हमने बहुत पहले लिखा था। और एप्सिलॉन जी जो था उसको मैंने जब तोड़ा था उसके कंपोनेंट्स के अंदर, तो वो कुछ यूँ था कि माइनस आई थिंक एप्सिलॉन ई टाइम्स जी n+1। तो इन सब के लिए ये ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि आर्बिट्ररी एप्सिलॉन के लिए ये चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये चीज़ आर्बिट्ररी एप्सिलॉन के लिए तब ज़ीरो हो सकती है सिर्फ जब ये जो भी आ रहा है यहाँ पे वो ज़ीरो हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो इतना बड़ा बॉक्स मैंने बनाया था वो दरअसल यहाँ से लेकर, मैं बल्कि ये हाईलाइटर से करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ है वो उस बॉक्स के अंदर। तो ये सबको सब ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर ये सबका सब ज़ीरो होना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि दिस थिंग माइनस दिस होल थिंग शुड बी ज़ीरो, जिसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इक्वल होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि इसको मैं इक्वालिटी साइन बना देता हूँ, इज इक्वल टू ईच अदर। तो अब हमने क्या डिराइव किया है अभी तक, वो ये है कि टी जी टाइम्स फाई वन डब्ल्यू वन बार से लेकर फाई एन डब्ल्यू एन बार तक, ये कोरिलेशन फंक्शन जो है
ये जो है ये रिलेटेड है, एक मिनट, एच, आई थिंक मैंने एक और चीज़ यहाँ पे कंसिस्टेंटली मिस किया, सॉरी अबाउट दैट। वो ये है कि जब मैं एच लिखूँगा, मैंने यहाँ पे एच आई थिंक यहाँ से स्टार्ट किया था, वेट, एच मैंने आई थिंक यहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये एच जो है ये डिपेंड करता है फील्ड के ऊपर, राइट, क्योंकि फील्ड डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट कन्फॉर्मल वेट्स हो सकते हैं। तो एच के ऊपर भी जे आएगा यहाँ पे, तो एच जे, एच जे, एच जे, राइट। तो एच जे डिवाइडेड बाय जी माइनस डब्ल्यू जे प्लस, राइट, और ये सारे का सारा एक्ट कर रहा है इस एंड पॉइंट फंक्शन के ऊपर। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये एंड पॉइंट फंक्शन मौजूद है तो उसके ऊपर आप ये ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हो, और इसके एप्लीकेशन से आप ये एन पॉइंट वन फंक्शन जो है एन प्लस वन, सॉरी, एन प्लस वन पॉइंट फंक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ये एन प्लस वन क्यों है? बिकॉज ये एन पॉइंट्स हैं वन से लेके एन तक, और ये एन प्लस वन पॉइंट है, ठीक है, यानी कि जी। तो इसको कहते हैं कन्फॉर्मल वार्ड आइडेंटिटी, तो इसका नाम भी लिख देना चाहिए। सो conformal word identity, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके बाद में काफ़ी एप्लीकेशंस होंगी बाद में, तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये रिलेशन जो है ये हमने डिराइव किया था। ओके, सो इस तरह के और भी रिलेशंस हम बाद में डिराइव करेंगे किसी और तरह की सिमेट्रीज के लिए, जिनको हम करंट सिमेट्रीज कहते हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे। बट वो भी वार्ड आइडेंटिटीज ही होंगी, फिर उनके अलग नाम होते हैं, वो भी, उनकी भी हम बाद में बात करेंगे। ओके, सो until the next video, bye.